सर 2022 का कर रहे थे जी। पीएचडी। तो 22 कर रहे थे ना। तो हमने इसका एक क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट बताइए। 7th और 8th सर बचा है इसका। 6th ना। वाला हो गया था सर। तो दिक्कत है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो 6th हो गया था, 7 8 और डाउट था आपका। ठीक है, मैं जब तक इसमें खोलता हूँ क्या यस है। सर। तो 7th में क्या है? 7th आई थिंक सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। सपोज इन ए यस स्टूडेंट अराइविंग एट अ कॉलेज and are all equally likely to have the particular disease with an unknown probability p. The disease status affected or not affected of all students are independent. Blood samples are collected from all n students. In order to estimate p, two strategies are proposed. ठीक है। तो पहला strategy है test all samples separately to obtain status of all n student। एक तो वो तरीका है, ये था ना 6th हमने किया था, ये वाला पेपर आई थिंक, हाँ 7th ही है ना। तो एंड दूसरी स्ट्रेटजी ये है, ठीक है ये है। एंड तो आगे पूछ रहा है कि मैं कर लेता ना। तो ये पूरा क्वेश्चन है। ओके, तो कहना क्या चाह रहा है जरा समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेटजी वन है कि सारे स्टूडेंट को सेपरेट टेस्ट करे। ठीक है। तो इसने पहले ही कह दिया एन स्टूडेंट कॉलेज में आए, इक्वल चांस है कि उसको डिजीज होगा, विथ प्रोबेबिलिटी पी चांस है कि डिजीज होगा स्टूडेंट को। ठीक है। एंड अब डिजीज स्टेटस जो है या तो अफेक्टेड होगा, नॉट अफेक्टेड होगा, विथ ऑल स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब 0 मान लो नॉट अफेक्टेड, 1 मान लो अफेक्टेड है ना, 0 1 0 1 इस तरह से। तो अब मेनली पूछ क्या रहा है कि, तो एक तो है कि टेस्ट ऑल सैंपल्स सेपरेटली, मतलब हर स्टूडेंट से सैंपल कलेक्ट कर लिया गया।
अब मुझे ये जानना है कि कौन से स्टूडेंट को डिजीज है, कौन से स्टूडेंट को नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका कह रहा है कि टेस्ट ऑल सैंपल सेपरेटली टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ ऑल स्टूडेंट। या तो मैं सारे जितने सैंपल कलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट से सबको टेस्ट करूं, फिर हम लोग पता करें कि हर स्टूडेंट का स्टेटस देखें। दूसरा तरीका है, स्ट्रेटजी है कि रैंडमली पार्टीशन द एन स्टूडेंट्स इनटू एम डिसजॉइंट ग्रुप्स। ठीक है, तो आपने एम डिसजॉइंट ग्रुप बना लिए, तो ईच कंप्राइजिंग ऑफ एन अपॉन एम, जो कि के स्टूडेंट्स हो गया। फॉर ईच ग्रुप, हर ग्रुप के लिए आपने क्या किया, तो फॉर ईच ग्रुप फुल मतलब मिक्स है ना, द ब्लड सैंपल फ्रॉम ऑल के स्टूडेंट्स विद इन द ग्रुप एंड टेस्ट द पुल्ड सैंपल। पुल्ड मतलब मिक्स कर देना है ना। तो इफ द पुल्ड सैंपल टेस्ट पॉजिटिव, अगर पुल्ड सैंपल जो है उसका पॉजिटिव आंसर आता है, तो देन एटलीस्ट वन स्टूडेंट विद इन द ग्रुप इज अफेक्टेड। ठीक है, इफ द पुल्ड सैंपल टेस्ट नेगेटिव ऑल स्टूडेंट विद इन द ग्रुप आर अनअफेक्टेड। ये भी सही है, मतलब मिक्स कर दिया फिर टेस्ट किया, तो अगर वो आया कि मान लो डिजीज है, तो मतलब ये कोई ना कोई तो डिफेक्टेड है। अगर नहीं आया डिजीज नहीं है उसमें, मतलब जितने स्टूडेंट का आपने मिक्स किया है ब्लड सैंपल, तो दे ऑल आर नॉट अफेक्टेड। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द डेटा obtained from strategy 2, find a real valued sufficient statistic for p के लिए। तो आपको p जो पैरामीटर है उसके लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालना है, एंड एमएलई ऑफ p, आपको एमएलई निकालना है। फिर बी पार्ट है कि इफ अ ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव, मान लो एक ग्रुप में पॉजिटिव आया टेस्ट, ठीक है, रिजल्ट, देन ऑल स्टूडेंट विद इन दैट ग्रुप आर फर्दर टेस्टेड। एग्जैक्टली, मतलब अगर पॉजिटिव आया तो मतलब कोई भी स्टूडेंट हो सकता है पॉजिटिवली इफेक्टेड है। तो फिर क्या करेगा, देन ऑल स्टूडेंट विद इन दैट ग्रुप आर फर्दर टेस्टेड इंडिविजुअली। फिर हर स्टूडेंट को फर्दर टेस्ट किया इंडिविजुअली। सपोज दैट ईच टेस्ट फॉर इंडिविजुअल सैंपल पुल्ड सैंपल हैज इक्वल कॉस्ट, और हर टेस्ट का कॉस्ट इक्वल है। देन विच ऑफ द टू स्ट्रेटजीज वुड यू प्रेफर टू आइडेंटिफाई all students affected with the disease when the underlying p 0.5 है, n 200 है, m 20 है। तो 20 ग्रुप में डिवाइड करोगे, तो ऐसे ही ये तो b वाला पार्ट सोचना आसान है। क्या होगा कि तो इसके अकॉर्डिंग सोचो, जैसे मान लो अगर आपसे पूछे इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेटजी 1 लगाते हैं तो कितनी बार टेस्टिंग होगी, तो उसने कहा कि हर स्टूडेंट का सैंपल को टेस्ट कर लेंगे। तो कितने स्टूडेंट है 200, तो 200 टाइम स्ट्रेटजी 1 के अकॉर्डिंग 200 टाइम टेस्टिंग होगी। स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग कितनी टाइम टेस्टिंग होगी बताइए। अच्छा, पी हाफ है ना, तो हाफ हाफ चांस है कि डिजीज होगा या डिजीज नहीं होगा। ठीक है, तो 20 ग्रुप में 10 ग्रुप को तो मान लो एक्सपेक्टेड है कि डिजीज होगा, तो 10 ग्रुप को आप टेस्ट करेंगे। 10 ग्रुप को टेस्ट किया, कितना कॉस्ट आया अगर वैसे देखें हम, तो है ना, 10 ग्रुप को आपने टेस्ट किया तो 10 नॉट अफेक्टेड आया, ओके है। अगला 20 ग्रुप था, अगला 10 ग्रुप को आपने देखा तो अफेक्टेड आया, ठीक है, तो अफेक्टेड आया तो फर्दर अब, और ईच ग्रुप में कितने लोग हैं, 5-5 लोग हैं, 20 लोग हैं ना, नहीं 10-10 लोग हैं, तो 10-10 लोग हैं, तो यहाँ हो गए 100 है ना। तो 100 लोगों का फर्दर टेस्टिंग होगा, तो 100 टाइम यहाँ हुआ और एक बार यहाँ हुआ, ठीक, तो मतलब नहीं 10 बार होगा ना, 10 ग्रुप बनाया ना 10 बार, तो 10 टाइम 100 टाइम, तो 10 टाइम टेस्टिंग हुआ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रैटेजी 1 लगाओगे तो कितने लोग, 200 लोग है ना, सॉरी 200 टाइम टेस्टिंग होगी। स्ट्रैटेजी 2 लगाओगे तो 110 टाइम टेस्टिंग होगी। आप एग्री करते हैं, देखिए इसको समझिए थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि पहले तो सेकंड पार्ट सोचो, मतलब बी पार्ट के बारे में पहले सोच रहा हूँ मैं, तो आप बताइए क्या लगता है कौन सा स्ट्रैटेजी जो है ज़्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम खर्चा होगा उसमें, किस टेक्निक से कम खर्चा होगा, व्हाट डू यू थिंक। क्योंकि ईच टेस्ट में लगना है इक्वल कॉस्ट, चाहे वो ग्रुप का करो या इंडिविजुअल करो, कॉस्ट इक्वली लगना है। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रेटजी ज़्यादा इफिशियंट होगी। सेकंड वाला मे बी, बिकॉज उसमें
110 टाइम्स टेस्टिंग हो रही है। हाँ, तो उसमें मान लो अगर एक टेस्ट के 1 रुपये है तो 110 रुपये लगेंगे, क्योंकि 10 ग्रुप का अगर टेस्ट किया नेगेटिव आ गया तो जरूरत नहीं है, 10 ग्रुप का पॉजिटिव आ गया, पी यहाँ पे 0.5 है तो हाफ हाफ है, तो 10 ग्रुप में फर्दर टेस्ट होगा ईच का, तो एक ग्रुप में 10 लोग हैं, क्योंकि 200 लोग हैं, 20 ग्रुप्स हैं, तो 100 110, हाँ तो वैसे ही होना चाहिए। तो एक तो ये है। अब उसके बारे में सोचो, अब पहले आओ, पहले पार्ट में है पी का एमएलई निकालना है और सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालना है सेकेंड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड स्ट्रैटेजी कौन सा सैम्पलिंग है, पहला तो है ना सिंपल, सबको वो कर लिया, तो पहला तो आरएसएस काइंड ऑफ हो गया ना, सॉरी क्या, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पहला तो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सबको टेस्ट कर लिया। Yes, ma'am. और दूसरा कौन सा टेक्निक होगा, ये जो दूसरा टेक्निक है कि ग्रुप में डिवाइड किया फिर उसको टेस्ट किया जा रहा है, तो ये कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग सर, ये ओके। सैम्पलिंग में कितना टेक्निक आप जानते हो, एक तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और डिफाइड क्लस्टर। हम्म तो स्ट्रेटिफाई और क्लस्टर में क्या डिफरेंस रहता है। स्ट्रैटिफाइड में हम स्ट्रैटा के बेसिस पे करते हैं, क्लस्टर में हम पूरा ग्रुप लेके करते हैं। ओके। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। तो स्ट्रैटेजी 2 में मैंने क्या किया है कि एक्सपेक्टेड, तो कोई भी इफेक्टेड हो सकता है आधा आधा। आई थिंक स्ट्रेटजी 2 जो मैंने तरीका लगाए हैं में 10 ग्रुप है, मैंने ग्रुप पे प्रोबेबिलिटी लगा दिया है ना कि आधे ग्रुप इफेक्टिव होंगे आधे नहीं, बट उस ग्रुप के अंडर भी तो अफेक्टिव हो सकता था। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है कि मैंने यहाँ मान लिया कि, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 110 ही होगा ज़्यादा होगा, ये तो सिंपल है कि सारे 200 स्टूडेंट हैं और सबको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो 200 टेस्ट होगा स्ट्रैटेजी 1 के अकॉर्डिंग। स्ट्रैटेजी 2 में मैंने कहा 10 हैं, 20 में से 10, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ग्रुप की है या इंडिविजुअल है। ग्रुप तो इंडिविजुअल है ना, यहाँ क्या बोला था, पी क्या है, एन स्टूडेंट अराइव एट अ कॉलेज आर इक्वली लाइकली टू हैव पर्टिकुलर डिजीज विथ अननोन प्रोबेबिलिटी पी। तो एक स्टूडेंट को डिजीज होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, नहीं होगा 1 - पी है। तो यहाँ पे ये 10 ग्रुप, मैंने 20 ग्रुप थे, तो 20 ग्रुप में 10 ग्रुप इधर 10 ग्रुप इधर, तो इस 10 ग्रुप में ये हुआ कि मुझे हर ग्रुप को टेस्ट करना है, हर ग्रुप को टेस्ट करना है, तो 10 टेस्ट तो यही हो गए, 10 टेस्ट यही हो गया। एंड अब 10 टेस्ट में 0.5 चांस है कि उसमें जो इफेक्टेड होंगे आधे स्टूडेंट होंगे, तो मुझे फर्दर उसमें ईच स्टूडेंट का करना होगा था 100, तो 1/10 एक्चुअली मुझे लग रहा है एक ही कि 10 ग्रुप के लिए आ गया। फिर अगले 10 ग्रुप के लिए क्या होगा, इसमें भी 10 ग्रुप में 100 लोग हैं, तो आधे इफेक्टेड होंगे या आधे नहीं होंगे, ऐसा करना पड़ेगा। ये 110 आया, 10 ग्रुप का ले, 10 ग्रुप का टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आएगा तो इंडिविजुअल टेस्टिंग हुआ। मैं देखिए क्या, 10 ग्रुप का टेस्ट किया पहले, तो 10 ग्रुप का टेस्ट हुआ 10 ग्रुप्स का, एंड देन उन 10 ग्रुप में एक्सपेक्टेड है कि आधे, है ना, एक स्टूडेंट 50% चांस है कि इफेक्टेड होगा, तो इसका मतलब है कि उन 10 ग्रुप में, एक ग्रुप में 10 लोग हैं तो 100 लोगों का फिर से टेस्टिंग होगा, तो 110 आ गया। लेकिन दूसरे 10 ग्रुप का क्या होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल है, नॉट फॉर द ग्रुप्स, सो 10 इधर टेस्ट हुआ और 100 इंडिविजुअल टेस्ट,
तो 110 टेस्ट ये हुआ। लेकिन दूसरे 10 जो है, तो मैं पहले ये सोच रहा था कि हाफ हाफ कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा है कि ये जो हाफ है दिस इज नॉट फॉर ग्रुप, दे आर इंडिविजुअल। तो ये जो 10 लोगों का ग्रुप है इसमें भी 50% चांस है किसी स्टूडेंट का ये इफेक्टेड होगा, 50% नहीं इफेक्टेड होगा। तो मुझे इसको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा कि मान लीजिए एक ग्रुप में कुछ लोग इफेक्टेड होंगे कुछ नहीं होंगे। तो अगर तो को पुल्ड है वो तो मिक्स किया हुआ है एक ही है, तो इसका मतलब फिर इंडिविजुअल टेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से 100 टेस्ट हो जाएंगे, तो 110 तो इधर भी हो जाएगा। पहले मैंने ग्रुप को 2 पार्ट में बांट दिया, 10-10 का, क्योंकि टेस्ट होगा अलग अलग। एंड ये वैसे सोचते तो वही बात है कि 20 पहले ग्रुप का टेस्ट होगा, तो ग्रुप में इंडिविजुअल के 50% चांस इफेक्ट होने के है ना। 20 ग्रुप है तो ईच ग्रुप का पहले टेस्टिंग होगी, मतलब ग्रुप का मिक्स कर दिया वैसे होगी। अगर वो पॉजिटिव आया, जो कि 50% चांस है किसी स्टूडेंट को होने का, तो कोई ना कोई तो होगा। तो फर्दर उन स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल है उसका 200 स्टूडेंट का, मतलब ईच ग्रुप में 10 स्टूडेंट की टेस्टिंग होगी। टोटल 200 है तो 200 तो 20 हो जाएगा टोटल मिला के यहाँ पे। ये एक्चुअली 110 जो आया है वो सिर्फ एक 10 ग्रुप्स के लिए, लेकिन टोटल 20 ग्रुप्स हैं, एम जो है 20 ग्रुप्स हैं, तो वैसे तो बढ़ जाएगा ये 220 हो जाएगा। 110 प्लस 110 फिर तो यहाँ 220 हो जाएगा। चेक करो, मतलब ये ऐसे सोच रहे हैं हम जैसे 20 ग्रुप है ना, ऐसे सोचो पहले हर ग्रुप की टेस्टिंग हुई, तो यहाँ 50% चांस है कोई स्टूडेंट इफेक्टेड होगा ही नहीं होगा, 10 में से कोई एटलीस्ट 1 इफेक्ट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव है। तो फर्दर हर स्टूडेंट का टेस्टिंग होगा ईच ग्रुप में। तो 20 ग्रुप में 200 लोग हैं, तो 200 लोगों को फर्दर टेस्टिंग होगा, तो उसके इसमें से ज़्यादा हो जाएगा, 220 हो जाएगा मुझे लग रहा है। टोटल अगर आइडेंटिफाई करना है ईच स्टूडेंट को तो ये 220 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी 1 ही इफेक्टिव रहेगी उस केस में, सीधा सीधा। अब यहाँ पे इसको लगाओ, चलो यहाँ ट्राई करते हैं। तो जैसे मैं कोई रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो xi ले लिया, तो xi मतलब ith स्टूडेंट या तो इफेक्टेड होगा या नहीं होगा, ये ना। तो जो ith स्टूडेंट है इज अफेक्टेड एंड ये ith स्टूडेंट इज नॉट अफेक्टेड। तो ith स्टूडेंट इज नॉट अफेक्टेड, ये होगा, है ना। तो यहां से जब आप करेंगे तो क्या होगा, ई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स तो बर्नौली जैसा हो जाएगा, है ना। तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है वो बर्नौली है। एक्स इज बर्नौली पी हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट है आपके पास, टोटल पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, कितने हैं, एक्स एन, ये बर्नौली पी हो जाएगी। तो क्या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आप निकाल सकते हैं सफिशिएंट और एमएलई? क्या इसमें मुझे आप बता सकते हैं एमएलई क्या होगा पी का, और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होगा? यही तो है, क्योंकि ईच से ज्यादा अफेक्टेड होगा या नहीं होगा, तो अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी पी है। तो मतलब ये है कि अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी पी, तो बर्नौली पी है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सपोर्ट 0 या 1 है। तो इसमें बताओ मुझे, तो ये क्वेश्चन है x1 x2 xn बर्नौली पी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज एमएलई, व्हाट इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इससे आंसर आ जाएगा पहला पार्ट का। और दूसरा पार्ट हो ही गया 220, चेक कीजिए एक बारी। तो 110 नहीं होगा मतलब, क्योंकि हम पूरे को 20 पूरे ले रहे हैं। हाँ एक्चुअली ये थोड़ा पहले हमने क्या सोचा था कि जैसे 20 ग्रुप है तो p 50% है, इसका मतलब आधे ग्रुप इफेक्टेड होगा आधे ग्रुप इफेक्टेड नहीं होगा, ऐसा सोचा ना शुरू में। तो 10 ग्रुप को हमने टेस्ट किया, किया ही नहीं एक्चुअली, लेकिन वो अज्यूम नहीं करना एक्चुअली। यहाँ क्या है ना, जैसे 20 ग्रुप है तो पहले ईच ग्रुप की टेस्टिंग होगी, तो कितने टेस्टिंग हो गए, 20 टेस्टिंग हो गई ना। 20 हाँ ओके। 20 अब मान लीजिए ईच, ये जो पी स्मॉल पी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज अफेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो लाइक इन अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समवन विल बी अफेक्टेड, है ना, विथ प्रोबेबिलिटी पी। तो एक्चुअली यहाँ पे हम श्योरिटी चाहते हैं ना कि हम पता चल जाए है कि नहीं है। तो मेनली क्या होगा कि वो जो 10 का ग्रुप है तो उसमें चांसेस हैं कि उसका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी पी है, कितना होगा तो वो भी निकाल सकते हो, टोटल 10 है ना।
तो 10 स्टूडेंट में अगर हम ये चेक करें एक स्टूडेंट के अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी p है, तो 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अफेक्टेड होने की? एक्सपेक्टेड होने की जैसे प्रोबेबिलिटी पहला p है, दूसरा भी p है, तीसरा भी p है, तो वैसे तो p की पावर 10 जैसा कुछ हो जाएगा, है ना? की प्रोबेबिलिटी हाँ, कि वो इफेक्टेड होने के चांस हैं, ऑल 10 आर इफेक्टेड, तो ऑल 10 का ही चांस ही है p की पावर 10, एटलीस्ट वन इज अफेक्टेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आउट ऑफ 10 पीपल एटलीस्ट वन इज अफेक्टेड, तो एटलीस्ट वन 1 अफेक्टेड, माइनस तो 1 माइनस नो वन इज p to the अफेक्टेड, power no one is affected p to the power नो 2 वन इज अफेक्टेड का प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी, तो एक का है 1 माइनस पी, नो वन इज अफेक्टेड, फर्स्ट इज नॉट अफेक्टेड, सेकंड इज नॉट अफेक्टेड, थर्ड इज नॉट अफेक्टेड एंड 10th इज नॉट अफेक्टेड, तो 1 माइनस पी की पावर 10 आ जाएगी, ठीक है? तो हाँ 1 माइनस पी की पावर 10, हाँ ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तो मतलब ये है कि उन 10 में एटलीस्ट वन विल बी अफेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस की पावर 10, ये है। तो इतने चांस है कि कोई ना कोई अफेक्टेड होगा कम से कम एक, तो इसीलिए मुझे फर्दर ग्रुप के अंडर सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक ग्रुप में 10 लोग हैं, सबका टेस्ट होगा, दूसरे ग्रुप में 10 है, सबका टेस्ट होगा, 20 ग्रुप्स हैं तो 200 लोगों का इंडिविजुअल टेस्ट होगा, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी दैट ईच वन या एटलीस्ट वन इन द ग्रुप विल बी अफेक्टेड। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि पहले तो ग्रुप का टेस्टिंग किया, फिर इंडिविजुअल टेस्टिंग किया हमने, तो 20 हो गया ग्रुप की टेस्टिंग और इंडिविजुअल 200 220 हो गया बढ़ के, और पहले क्या सीधा सीधा इंडिविजुअली खाली कर लो। तो पहला स्कीम में है कि इंडिविजुअल टेस्टिंग कर लो ईच स्टूडेंट के सैंपल का, तो 200 टेस्ट होंगे। दूसरे में ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, एटलीस्ट वन मेंबर विल बी अफेक्टेड इन अ ग्रुप, सो यू हैव टू फर्दर टेस्ट ईच इंडिविजुअल, तो टोटल 220 हो जाएगा, इसीलिए पहली स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव है एक्चुअली। देखिए, है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ पुल्ड सैंपल पॉजिटिव हुआ तो एटलीस्ट वन स्टूडेंट विद इन ग्रुप इज अफेक्टेड, तो इफ द पुल्ड सैंपल टेस्ट नेगेटिव ऑल स्टूडेंट आर नॉन अफेक्टेड, है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ तक इफ द स्टूडेंट टेस्ट पॉजिटिव देन ऑल स्टूडेंट विद इन दैट ग्रुप आर फर्दर टेस्टेड इंडिविजुअली, सपोज दैट ईच टेस्ट फॉर इंडिविजुअल सैंपल या पुल्ड सैंपल हैज इक्वल कॉस्ट, ठीक है, देन द व्हिच ऑफ टू स्ट्रेटजी वुड यू प्रेफर टू आइडेंटिफाई ऑल स्टूडेंट अफेक्टेड, क्योंकि आप ये पी जो ना इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नॉट फॉर द ग्रुप, हम सोचते आधे ग्रुप पॉजिटिव आधे ग्रुप पे नहीं है, ये इंडिविजुअल पर्सन की प्रोबेबिलिटी है कि अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो ग्रुप विल बी अफेक्टेड इफ एटलीस्ट वन मेंबर विल बी अफेक्टेड, एंड एटलीस्ट वन मेंबर विल अफेक्टेड विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी की पावर 10, ऐसा वन ग्रुप विल बी अफेक्टेड, उसका ये आ जाएगा। तो इसीलिए तो ये स्ट्रेटजी वन ही ठीक है, मतलब कम कॉस्ट लगेगी, ये कहने का मतलब है। अच्छा अब इसका बताओ, ये जल्दी बताओ मुझे आप। हाँ, सर एक सेकंड बता बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है तो एमएलई और सफिशिएंट एस्टिमेटर चाहिए। सफिशिएंट तो सर सिग्मा एक्स आई होगा ओके, और वैली निकाल दूंगी। एमिली सर एक्स बार होगा। ओके, तो यहाँ पे मेनली क्या है, लेकिन यहाँ सैम्पलिंग टेक्निक हमने यूज किया है क्या? हम किसके अंडर निकाल रहे हैं, वन में या टू में? स्कीम भी तो है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि हमने स्कीम यूज नहीं किया। यहाँ होता बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेटजी 2, तो हमने स्ट्रेटजी 2 तो लगाया ही नहीं, जो अभी मैं बता रहा था करने को, तो बिना स्ट्रेटजी 2 का हो गया। तो वी हैव टू अप्लाई द स्ट्रेटजी 2, उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स चाहिए और एमएलई चाहिए। तो यहाँ पहले ग्रुप पे काम करना होगा, ग्रुप के बाद स्टूडेंट पे काम करना होगा। ओके, तो पहले ग्रुप पे काम करना होगा फिर स्टूडेंट्स पे काम होगा ना, पॉजिटिव आया तो। वैसे तो नॉर्मली करेंगे तो दोनों आ जाएगा वो ना, ये अगर सिंपली ऐसा लिखे बिना स्ट्रैटेजी लगाए, मतलब पहले वाले के जैसे मान लो है पहला पहला, ये तो एक्चुअली हाँ फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग समझिए चल रहा है, स्ट्रैटेजी 1 के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा सिंपली एमएलई निकालेंगे, सफिशिएंट क्या समेसन एक्स आई आ जाएगा 1 to ये n, ये आ जाएगा, और एमएलई निकालेंगे तो एक्स बार जैसा आ जाएगा एक्स ना। बार तो
तो ये एक्चुअली स्ट्रेटजी 1 के अकॉर्डिंग हो गया, दिस इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी 1, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी 1। स्ट्रेटजी 2 लगाओगे तो क्या होगा, तो स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग सोचो। अब स्ट्रेटजी 2 में पहले के ग्रुप में डिवाइड करना था, ईच ग्रुप की टेस्टिंग, फिर ग्रुप के बाद फर्दर स्टूडेंट की टेस्टिंग होगी। तो कितने ग्रुप्स हैं, एम ग्रुप्स है ना, तो पहले ग्रुप की टेस्टिंग होगी, x1 x2 xm, ये जो होगा ग्रुप। अच्छा, ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखिए ग्रुप जो है हमने अब ये कहा था, तो एक नया नाम दे दे, ये x तो इंडिविजुअल था, x जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए है, मैं एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए yi, तो yi इज 1 0, 1 कब, इफ ith ग्रुप इज अफेक्टेड, ith ग्रुप अफेक्टेड हो जाए, और ये है कि ith ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड, ऐसा, ठीक है, ith ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। तो yi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बर्नौली होगा, लेकिन पैरामीटर बता पाएंगे कि ith ग्रुप अफेक्टेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताया था ना, ith ग्रुप अफेक्ट होने का मतलब है कि एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज अफेक्टेड, और एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज अफेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी। अभी तो बताया था ये, 1 माइनस। एटलीस्ट वन का मतलब वन माइनस नन अफेक्टेड, नन मतलब ऑल 10 आर नॉट अफेक्टेड, तो वन कोई एक अफेक्टेड नहीं है, 1 माइनस पी, तो 10 है तो पावर 10 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब इसका निकालो, अब इससे आ जाएगा, तो अब इससे क्या करना है आपको, 10 लोगों का ग्रुप था ना, एक मिनट, लेकिन अच्छा ये तो मैं सेकेंड पार्ट यूज कर रहा हूँ, 10 क्यों, ईच ग्रुप में कितने लोग हैं, ये मैं ना अब गलती 10 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे है, लेकिन पार्ट ए में ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, पार्ट ए में ये थोड़ी गिवन है, तो पार्ट 2 के लिए गिवन था, पार्ट ए में तो ये है कि टोटल एम ग्रुप्स हैं, के क्या है, कि एम क्या है, पहले ये बताओ, व्हाट इज अ के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एम क्या के रिप्रेजेंट कर, स्टूडेंट्स विद इन हाँ, के स्टूडेंट्स विद इन द ग्रुप। हाँ एक ग्रुप में के लोग हैं, देर आर के पीपल इन द ग्रुप, है ना, जैसे यहाँ पे अगर के निकालते आप, तो इस वाले पार्ट में अगर आप के निकालते, जो कि हमने नहीं निकाला, के निकालते तो ये 200/20, मतलब इट वाज n अपॉन m, तो ये 200/10 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ये ना, ये 10 आ जाएगा, हम्म, 10 आ जाएगा, तो आप बताइए इसमें, तो कितने, एक ग्रुप में कितने लोग हैं, एट ith ग्रुप इज मतलब एटलीस्ट वन इज अफेक्टेड, एक ग्रुप में के लोग हैं तो के हो जाएगा, तो 10 तो सिर्फ पार्ट बी के लिए था, पार्ट ए में 10 नहीं था, तो ये मैं के टर्म में लिखना है, ओके, अब ओके है। अब क्या इसमें आप निकाल पाएंगे, तो यहाँ ऐसा हो गया कि y1 y2 कितने ग्रुप है, ym, दे आर IID स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग y1 y2 ये जो है दे आर IID बर्नौली 1 - 1 - p की पावर k, अब निकालिए इसमें एमिली, अब हो जाएगा, तो यू फाइंड एमिली ऑफ p एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ p, तो स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, स्ट्रेटजी 2, तो स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग ये आएगा, तो अब निकालिए y1 तो y1 है, ऐसा है तो हो जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए, सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालिए, आ जाएगा, तो हो जाएगा, ट्राई कीजिए, हो जाएगा, तो जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लीजिए, एंड लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे आता है, फैक्टराइजेशन थ्योरम, नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम से आ जाएगा, एंड एमिली जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, तो इसको ट्राई कर लो, हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको आप ट्राई कर लीजिए, तो ये अप्रोच मैंने बता दिया आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये भी डाउट है, एट्थ ना, यस सर।
एट वाला। हाँ ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं जल्दी। चलिए, तो हम्म इसमें क्या कह रहा है कि based on historical data, positive random variable x arising from an unknown distribution is believed to have chi-square distribution with 1 degree of freedom. तो हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग x नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल और x का डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर 1 है। ओके, तो a new theory suggests that it may be better to model mod x as exponentially distributed with mean। तो मान लो y है जो कि रूट एक्स है, तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि रूट एक्स को एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाइए विद मीन लैम्बडा, एक्सपोनेंशियल 1/λ। यानी कह रहा है कि where lambda is such that the ex for the model is same as that of the earlier model। तो आप यहाँ से ex निकालो, जो भी आएगा वो, पहले ex कितना था? तो ex तो कह रहा है सेम है, तो ex अगर सेम है तो पहले ex कितना है बताओ, पहले ex क्या होगा, एंड देन दूसरी बार ex क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ा आपने ठीक से, तो पहले पार्ट का आंसर बता सकते हो कि लैम्बडा क्या होगा। सर ये पहले शायद वन होगा। पहले तो वन है, दूसरी बार में ex क्या आएगा, रूट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1/√λ। तो ex निकाल पाओगे यहाँ पे, बताओ मुझे। रूट एक्स है कैसे एक्सपोनेंशियल आएगा 1/λ। क्वेश्चन क्लियर है? इसमें दो चीजें हैं ना। यस सर तो। ओल्ड हाँ। मेथड कहता है कि x को लो chi स्क्वायर 1, तो यहां से आपको पता है कि ex इज 1। न्यू मेथड जो कह रहा है, जो न्यू मेथड है दैट सेज कि रूट एक्स इज एक्सपोनेंशियल 1/λ, यही तो कह रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग रूट एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो मान लो y बराबर रूट एक्स है, तो ये है एक्सपोनेंशियल 1/λ। तो यहाँ से e ऑफ x निकाल पाओगे क्या, ये पूछ रहे हैं। और इस ई एक्स को 1 के इक्वल रखना है, तो पहले ई एक्स निकालो, फिर इसको 1, यहाँ से ई एक्स निकालो पहले क्या होगा, फिर ई एक्स जो भी आपका आएगा दोनों ई एक्स को इक्वल कर देना है, तो यहाँ से लैम्बडा आ जाएगा। अब ये बताओ मुझे आप, तो ये दो काम है आपका, एक तो ई एक्स निकालना है कि लैम्बडा निकालना। एक्स तो लैम्डा हो जाएगा। दूसरे वाले में लैम्बडा कैसे होगा, तो रूट एक्स है, ई ऑफ रूट एक्स लैम्बडा है एक्चुअली, ई एक्स तो लैम्बडा नहीं है, क्योंकि रूट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/λ है, रेट 1/λ मीन लैम्बडा, तो ई ऑफ रूट एक्स लैम्बडा है, यहाँ पे आपको ई एक्स निकालना है। या आप ऐसा समझिए कि यहाँ से मैं x की वैल्यू y के टर्म में निकालूंगा तो क्या आएगी, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू मैं y के टर्म में निकालता हूँ तो क्या मिलेगी मुझे, तो ये आ जाएगा वाई e स्क्वायर। ऑफ वाई स्क्वायर। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/λ है, तो क्या मुझे e ऑफ वाई स्क्वायर बता पाओगे आप, यस सर। बताइए। 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
2 लैम्डा आ गया। तो एक्सपोनेंशियल में वेरिएंस कितना होता है, कितना आया? सर लैम्डा स्क्वायर होगा मेरी, 2 लैम्डा स्क्वायर होगा इसका 2 आंसर, लैम्डा स्क्वायर, ओके चलो। ई तो वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, ठीक। तो ई एक्स पहले था 1, तो उसको इक्वल, दोनों को इक्वल कर देना है, इस वाले को इक्वल कर देना है। तो इक्वल करके लैम्डा बताइए क्या आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 स्क्वायर। अपॉन रूट 2। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पैरामीटर ना एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव रहता है। तो ये आपका 1/√2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो दिस इज 1/√2 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। ओके चलिए, तो नाउ पहला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आओ सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सपोज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस अननोन डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, for alpha between 0 and 1, consider the most powerful level alpha test for the null hypothesis that the earlier model is correct against the alternative. तो earlier model is correct, earlier मतलब पहले वाला, against the alternative that new model is correct. Okay, H0 है old model is correct and H1 है new model is correct, ऐसा बनाया प्रॉब्लम इन्होंने, ठीक है। तो ये आपका आ गया लैम्डा 1/√2। अब ये बी पार्ट ये कह रहा है कि H0 है ओल्ड मॉडल इज करेक्ट, ठीक है। तो ओल्ड मॉडल इज करेक्ट, H1 कह रहा है न्यू मॉडल इज करेक्ट, ठीक है। ये है आपके पास। तो ओल्ड मॉडल करेक्ट का मतलब यही कि x इज का स्क्वायर 1 और यहाँ पे है रूट एक्स इज एक्सपोनेंशियल 1/2, ये मतलब है। तो क्वेश्चन ये है, सो दैट द रिजेक्शन रीजन ऑफ दिस टेस्ट इज दिस। तो क्या दिक्कत है, दो अगर रैंडम वेरिएबल है तो पहले यहाँ से मुझे बताओ रूट एक्स अगर एक्सपोनेंशियल ये है तो एक्स का पीडीएफ निकाल सकते हो क्या, मुझे बता पाओगे? तो सिंपल अप्रोच में बता देता हूँ, होगा क्या, क्रिटिकल रीजन इसका आंसर क्या आएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो पीडीएफ ऑफ x, ठीक है ना, अंडर H0, पीडीएफ ऑफ x अंडर H1 लेस देन इक्वल टू k। अब मुझे बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अंडर H0, तो अंडर H0 तो काई स्क्वायर 1 था ना। तो मुझे अब ये बताओ कि, तो पहले यहाँ से ना, ये तो ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे इसका पीडीएफ तो लिख दोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रूट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल 1/λ है। तो इसको सॉल्व करके आपको एक्स का पीडीएफ निकालना पड़ेगा, निकाल पाओगे? समझो, जैसे y बराबर रूट एक्स है तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ। y बराबर रूट एक्स है, मतलब ऐसा समझो कि x बराबर वाई स्क्वायर है। और चूंकि सपोर्ट इसका पॉजिटिव है y का, तो x भी पॉजिटिव होगा, हाँ। तो क्या x का पीडीएफ निकाल लोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर y का पीडीएफ पता है तो क्या x का पीडीएफ आ जाएगा, मुझे ये बताओ। यस सर आ जाएगा। तो बस डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो अगर y के पीडीएफ से x ओके का सर मैं एक पीडीएफ, बार देख लेती हूँ। फिर ये यहाँ लिख दो। ये वाला। अगर अगर आप x का पीडीएफ निकाल लोगे सेकेंड वाले इस वाले में, तो जो भी x का पीडीएफ आएगा वो यहाँ रख दो, दोनों को पीडीएफ डिवाइड कर दो, उससे यही आ जाएगा। लेकिन लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, अच्छा अभी तो मैं पीडीएफ लिख रहा हूँ, एक मिनट सॉरी, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा ना। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या, ज्वाइंट पीडीएफ है ना, ये होगा प्रोडक्ट, यहाँ आई लगा दो, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन है ना तो ज्वाइंट पीडीएफ होता है। तो वही चीज़ लिखना वही है, बस यहाँ पीडीएफ लिखना है। तो न्यूमरेटर में काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ लिखना है, डिनोमिनेटर में यहाँ से जो पीडीएफ आएगा, तो ये एक्चुअली हम लोग y का पता है x में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा समझिए एफ वाई ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हमने x ना, हमें y को x में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ये लगा लो। अब बाद में आंसर x में ले आना, क्योंकि आंसर x के टर्म में ले आना, और उसको यहाँ पुट कर देना, प्रोडक्ट है क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल रहे हैं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन है, सिंप्लीफाई कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच है, ठीक है, देख लीजिए। ओके सर।
ठीक है, तो अब अगले क्लास में आगे करते हैं अगला। ये तो अभी कौन से ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम लोग 2022। हाँ PSB था, ISI एम स्टैट वाला। तो कल भी एक क्वेश्चन इसका डिस्कस किया था, बाकी अभी हमने किया है। ठीक है, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कल। चलो थैंक यू, अभी आई सी माई क्लास सर के एक लिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अभी 5 मिनट हाँ में। सर एक क्वेश्चन जो आपको कल भेजा था इसी क्लास में। हाँ, तो तुम इतना जल्दी काहे ज्वाइन करते हो, बस जल्दी जल्दी में आते हो जाता है। सर उसको सर आपको हाई भेजा है व्हाट्सएप पे, आप एक बार देख लीजिए तो हम्म उसमें एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, बस वही है, थोड़ा देखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाओगे। तो डाउट क्लास 11 बजे होती है, कभी कभी सो जाता हूँ जल्दी इसलिए। कोई बात नहीं। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अप्रोच में डिस्कस किया ही था, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था। अप्रोच में डिस्कस किया है ना। सर नहीं हो पाया था कल। हाँ वही थोड़ा, वो मैं कह रहा हूँ कभी जैसे क्लास खत्म होने वाले टाइम पे आते हो ना, जैसे अभी तो नया बैच का टाइम हो गया, CMI बैच का टाइम हो गया, तो शुरू से काहे नहीं ज्वाइन करते हो ये पूछ रहा हूँ। अभी तो 8 बजे से क्लास थी ना आज, तो मैंने 8:15 तक लिंक तो भेज दिया था। टाइम पे काहे नहीं इंटरेस्टिंग। ज्वाइन करते हो, वही ना। तो तुम आते हो लास्ट के 2 मिनट में, तुम तो क्योंकि कुछ मुश्किल से टाइम लगता है इसमें। सर नहीं वेट ही कर रहा था मैं, मतलब अभी ये दूसरा चल रहा था। तो इसमें क्या है, इसमें कहाँ दिक्कत है आपको बताइए। सर ये वाला पार्ट ही नहीं समझ में आया है। y=1 z इज डिफाइंड टू बी x, इसका मतलब क्या है? वो तो एक कल बार आया बताया था तो ना, सॉरी। जेड इज डिफाइंड टू बी एक्स, मतलब जेड और एक्स इक्वल है अगर वाई 1 है, मतलब ये वन कहना। है। हाँ So ये experiment is repeated until a pair xy is with y=1 is obtained. तो तो xy का कुछ जॉइंट जैसा लिखना चाह रहा है। जैसे प्रोबेबिलिटी वाई बराबर 1 इस क्वेश्चन में कितना आया था, 1 - x आया था ना, एक्स आया हम्म। था। तो x है एक्चुअली, x है। हाँ तो ये आपका बर्नौली है और यूनिफॉर्म 0 1 है। यूनिफॉर्म 01 था, ये आया था। इसका मतलब हम्म। कहना ये चाह रहा है कि तो z गिवन y बराबर 1, ये कहना चाह रहा है x है, ये समझो आप ऐसा कि z गिवन y बराबर 1 इज x। हम्म। एंड दूसरे केस में है एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल द पेयर एक्स वाई विथ वाई इज इक्वल टू 1 इज ऑब्टेन्ड। अब पहली बार है, मान लो y 1 नहीं आया, ये तो आज y 0 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है ना, क्योंकि हम्म। आपको ये भी गिवन था कि y गिवन x जो है वो बर्नौली x है। बर्नौली है x के साथ, ठीक है। यही था ना। हम्म। तो तो x कोई रैंडम नंबर होगा और उस प्रोबेबिलिटी पे y 1 आएगा, ऐसा कुछ है। हम्म x का मार्जिनल यूनिफॉर्म 1 है, ऐसा कह सकते हैं। एक्स का मार्जिनल कैसे, वो तो है यूनिफॉर्म 0 1 है। तो ज्वाइंट एक्स वाई का क्या आएगा अगर पूछा जाए आपसे, तो मतलब PDF ऑफ एक्चुअली जेड वही लिखना गिवन है। वाई बराबर 1, दिस इज PDF ऑफ एक्स, ये कहना चाह रहा है ना। PDF ऑफ एक्स ऐसा होगा, तो एक्स का PDF तो पता ही है, तो इसका PDF भी पता है, तो मेनली आपको चाहिए जेड का PDF, है ना। यस सर, जेड का चाहिए। तो ये एक्स का PDF तो मुझे पता है कि एक्स यूनिफॉर्म 0 1 थी, तो 1 हो जाएगा। तो जेड गिवन वाई बराबर 1 1 है, 0 से 1 में, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। इसको कंडीशनल वाले फॉर्मूला में रखें क्या फिर? हाँ रखो, कंडीशनल वाले पे रखो, क्या मिलेगा। हम्म ऑफ इसको अगर कंडीशनल वाले पे रखेंगे तो क्या मिलेगा। एफ ऑफ जेड कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 हाँ y इज इक्वल टू 1 कितना है, इक्वल्स टू x है। एफ जेड गिवन वाई इक्वल्स टू 1 होगा, जो कि यही एफ ऑफ एक्स बराबर 1 ही है तो मतलब। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे लिखूँ z, तो हालांकि लग रहा है z क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा ना, क्योंकि x कॉन्टिन्यूअस है। तो z कॉमा हम्म। y बराबर 1 इसका ज्वाइंट है x के इक्वल हाँ एग्जैक्टली। है। अब आगे ये बोल रहा है कि तब तक रिपीट करो जब तक कि क्या ना आ जाए। वाई इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो PDF ऑफ z तुम्हें लगता है क्या होगा, y 1 आ गया तो x हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो 1 आएगा। तो 1 - x की पावर z, हम्म। पहली बार में ही हो सकता है कि 1 आ जाए,
या फिर दूसरी बार तीसरी बार, सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये ज्योमेट्रिक होगा ना, नंबर ऑफ Geometric ट्रायल ऐसे दिख रहा है। अंटिल वी गेट अ सक्सेस। वही तो वही सक्सेस है y बराबर 1 आना, तो या तो y बराबर 1 जहां पे आ गया तो वो x हो जाएगा, नहीं आने के क्या चांस है, तो 1 माइनस एक्स, कितनी बार, z Z माइनस -1 वन। तो इससे आपको क्या मिल गया, PDF ऑफ z एट z कर दिया मैंने, तो ये आ गया z का सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो तो पहली बार में है इनफिनिटी ना तक हो सकता है उसके 1 बाद। 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये हम्म आपको मिल चुका है, तब आप निकालो z का, आपको क्या चाहिए था, PDF। तो ये एक्चुअली जो निकाला है मैंने, ये एक्चुअली अंडर सम कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अंटिल द पेयर एक्स वाई विथ वाई इज इक्वल टू 1 इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये तो मैंने लिख दिया जब वाई पहली बार में ही आ गया, तब एक्स कब होगा, जब पहली बार में ही आ जाएगा, वरना कितनी बार रिपीट करोगे, तो नंबर ऑफ ट्रायल कुछ तो होगा, जेड क्या है यहाँ, जेड तो कॉन्टिन्यूस है एक्चुअली, जेड इज इक्वल टू, ओके जेड इंडिविजुअली, या तो जेड कुछ भी हो सकता है, और हमें चाहिए तो ज्वाइंट टाइप का लिखना पड़ेगा मुझे इसको, ऐसा नहीं रहा वाई बराबर 0 के साथ जैसे होगा, अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, क्या ये ऐसा होगा कि PDF ऑफ जेड इन वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0 का मतलब है कि शुरू में ही 0 आया, लेकिन शुरू में 0 आया, फिर वो जेड ट्रायल पे, तो कुछ तो लेना पड़ेगा वहां पे, सर ये हम्म, जॉइंट में Y नहीं है कहीं भी। नहीं वो तो देखते हैं एक मिनट, तो वाई तो वहां भी नहीं है, तो इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट या है ना समेसन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, उससे आ जाएगा, मेनली यहाँ देखना है, इंटीग्रेट या समेसन अगर देखें तो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, तो थोड़ी दिमाग लगाओ बस, अब आपको जेड का PDF चाहिए है ना, तो वी अच्छा। नीड PDF ऑफ जेड, तो y 1 है तो डायरेक्ट x है, अगर y 1 नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि 0 आएगा, कितनी बार 0 आएगा, है। तो 0 कितनी बार आएगा, तो y1 जैसे यहाँ जो मैं लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है मैंने कि जैसे यहाँ z के टर्म में लिख दिया, अभी तो हो सकता है k के टर्म में, मान लो मैं ऐसा लिख देता कि पावर k-1 वेयर k स्टार्ट विथ 1 2 डॉट डॉट डॉट, अब ये k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से वाले ट्रायल में 1 1 आया, आ है ना, इसका मतलब ये है कि y बराबर 1 आया kth ट्रायल में, ऐसा समझ रहा। सकते हैं आप कि y बराबर 1 मुझे मिला है kth ट्रायल में, ऐसा कि एक 1 रखेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, 2 है ना, तो एक बार 1 नहीं आया फिर 1 आया, तो y या तो 0 होगा या 1 होगा, काइंड ऑफ दिस, तो kth ट्रायल में 1 आया, तो उसका ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसको आपको ठीक से यूज़ करके मुझे z चाहिए, है ना, वी नीड जस्ट z, तो वैसे अगर देखो ना, एक ट्रायल जैसे मैं लिख रहा था, तो ये एफ ऑफ जेड कॉमा वाई बराबर 1, तो ये तो x है, एफ ऑफ जेड कॉमा वाई बराबर 0, तो वैसे तो कॉम्प्लीमेंट ही होना चाहिए, क्या होगा ये, जैसे यहाँ दे रखा ना, 7 6 सही है। तो ये वही 1 वैल्यू है माइनस इसको। एक्स कॉम्प्लीमेंट यही होना चाहिए, ये हो। क्योंकि अगर y या तो 1 है या 0 है, तो ही पॉसिबिलिटी है, तो है। तो हम्म और ये केथ ट्रायल पे 1 आ रहा है, उसकी हमने लिखा है ये, एट 1 ट्रायल या तो 1 आएगा या 0 आएगा, तो 1 आएगा या 0 आएगा उसके अकॉर्डिंग, 1 ट्रायल पे, केथ ट्रायल पे है तो ऐसा लिख दिया, अब इसके हेल्प से निकालो, तो यू नीड PDF ऑफ जेड, तो इसको मुझे लग रहा है कि के अकॉर्डिंग फिक्स कर दो, के क्या है यहाँ पे, के सोचो, के जो है ट्रायल नंबर है, तो नंबर ऑफ लाइक ट्रायल क्या है ना, जहाँ पे तो y की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है ना, यही है ना y की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी,
एक्स वाई की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी थी? तो बर्नौली है तो नहीं, वाई गिवन एक्स था। वाई की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। वाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कुछ है? मार्जिनल है वाई का पता? क्वेश्चन पढ़ो। नहीं सर, बिना एक्स के, एक्स पे डिपेंडेंट है तो बिना उसके नहीं नहीं तो है। बिना एक्स के नहीं है ना, तो बिना एक्स के नहीं है, वो उसके साथ है। ये जो मैंने लिखा था ये इसके साथ है। जैसे ये जो लिख रहा हूँ विथ एक्स है, वाई बराबर 1 गिवन एक्स, हम्म, तो ये आपका एक्स है ना। फिर वाई बराबर 0 गिवन एक्स, तो ये कितना है आपके पास? ये भी 1 माइनस एक्स होगा 1 - ना, 6। क्योंकि हम्म। ओके, तो ज्वाइंट वहां से निकाल लिए, ज्वाइंट आ गया। अब इसके हेल्प से एक ट्रायल में या तो 1 आएगा या 0 आएगा, है ना। हाँ। तो हम्म। और अंडर एक्स है तो प्रोबेबिलिटी एक्स है। ओके, तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली। वाई का मार्जिनल निकाल सकते हैं क्या हम लोग? एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, तो अगर वाई का मैं आपसे मार्जिनल पूछूं तो क्या आएगा? अगर प्रोबेबिलिटी वाई एक्स को इज इसमें इक्वल, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स डी हम्म। एक्स 0 से 1। टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो जरा, देखो क्या आता है। सो अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो क्या मिलेगा? तो ये लगा लो। तो गिवन वाला एक्स हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। ये एक्स तो 1 है और ये एक्स है डी एक्स, कितना आ गया? 1/2 आ गया क्या? हाँ, 1/2 आ ओके, जाएगा। तो मतलब वाई जो है बर्नौली हाफ हो गया, ठीक है। हम्म। हम्म। तो वाई एक्चुअली बर्नौली हाफ हो गया यहाँ पे, तो वाई बर्नौली हाफ है। अब इसके बाद सोचो जेड के बारे में, सोचो अब जेड के बारे में। हम्म। सो बिकॉज वी रिपीट अंटिल Z सक्सेस, है ना। is हाँ, defined to be X. So Y अगर 1 है तो Z X है, ऐसा कुछ है। तो एफ जेड किसके अकॉर्डिंग हो? तुम्हें क्या लगता है एफ जेड किस पे डिपेंड करेगा? एफ तो Y पे जेड डिपेंड तो कर रहा है वैसे, Y 1 आएगा तो वाई 1 या 0 ना, लेकिन जेड 1 के पे। टर्म में आंसर आना चाहिए मुझे इसका। तो Z जेड, को या तो एक मतलब खुद Z तो लिखेंगे स्मॉल Z में। हम्म PDF किसके टर्म में होगा, किस रैंडम वेरिएबल पे? X। जैसे अगर मैं ऐसा सोचूं, जैसे देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से चाहिए होगा पीडीएफ ऑफ जेड, तो क्या लिखेंगे हम इसको? पीडीएफ ऑफ जेड अगर लिखना है तो वाई तो बर्नौली निकल गया, तो ऐसा आएगा। जेड गिवन वाई मुझे पता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बराबर 1 इंटू पीडीएफ ऑफ जेड गिवन वाई बराबर 1 इन जेड। और यहाँ क्या करेंगे आगे? तो जेड गिवन वाई इज एक्स एंड एक्स वाज यूनिफॉर्म 0 1, ये ना। जेड गिवन वाई इज एक्स एंड एक्स वाज यूनिफॉर्म 0 1, एंड ज्वाइंट तक तो हम पहुँच ही गए हैं। हमें मेनली देखना है कि यहाँ तो मैंने इस पे लिख दिया है, तो इसको हम एक्स में क्यों लिख रहे हैं? एक्स तो जेड ही है ना। अच्छा, जेड की वैल्यू ही तो एक्स है, क्योंकि बोला ना जेड एक्स, अगर वाई 1 है तो जो जेड है वही एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ जेड वाई बराबर 1 अगर लिखोगे ना, तो ये वही हो जाएगा जेड इंटू 1 - z की पावर k-1, जहाँ k कैन टेक वैल्यू 1 2 3। नेचुरल। और कौन से पे उस पे आ रहा है, उस पे डिपेंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा होगा, एफ जेड ऑफ जेड जो होगा समेसन। अब जैसे मान लो पहले ट्रायल पे y बराबर 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी?
जैसे पहले ट्रायल पे y बराबर 1 आने की क्या के प्रोबेबिलिटी है, हाफ। जेड। ये तो y है ना, y तो बर्नौली है ना, ये तो आएगा या नहीं आएगा, तो ये हो गया। और देन इसका पीडीएफ क्या होगा पहले ट्रायल पे, तो यहाँ पे रख दोगे सो वन में अगर रखें के z। ओके, ये मैंने z वन माइनस जेड क्यों लिया यहाँ पे, जरूरत है इसकी? ये सिंपली प्रोपोर्शनल टू z होगा ये। सर अगर के को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर पीडीएफ पे के पे डिफाइंड हो गया इस तरह से। तो ये ना के इसमें हटाओ, ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक तो क्वेश्चन में गिवन है ये क्योंकि कि ज्योमेट्रिक में एक्स लिखते हैं तो एक्स जो होता है नंबर ऑफ ट्रायल बताता है, बोल के रहा है लिख रहे ना हैं तो के पे कि डिफाइंड हो वाई जाएगा। वन है तो जेड ही एक्स है ना। हम्म। तो एफ जेड वाई बराबर 1 तो इसको जेड में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 में है। लेकिन वाई बराबर 1 तो ऐसे हाफ हो चुका है, वाई बराबर 1 कितना था, वहाँ तो बर्नौली दिखा दिया उसको जब वो कैसे। हाफ होगा तब तब ये इसका जॉइंट एक्स के बराबर होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। मतलब हाफ हम्म प्रोबेबिलिटी है कि इनका जॉइंट एक्स होगा। जैसे क्यों लग रहा है कि ये जो पीडीएफ है ना, ये अगर यहाँ से हम देखें कि मान लो पीडीएफ ऑफ जेड जो होगा दैट विल प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब जेड, अगर ऐसा सोचे हम हम्म, तो ऐसा कुछ बना पाएंगे, क्योंकि ये लीनियर है, जेड एक्स के इक्वल है, अगर वाई 1 है तो वाई तो 1 है तो जेड एक्स होगा, तो एक्स का पीडीएफ और जेड का पीडीएफ सिमिलर होगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ एफ जेड ऑफ जेड इज सम कॉन्स्टेंट टाइम जेड, ऐसा कुछ करें, या फिर के हम्म, निकाल ले, जेड क्या होगा 0 से 1 में होगा। एंड ये तो फर्स्ट टाइम में आया या सेकेंड टाइम में आया या थर्ड टाइम में, एक्चुअली ना कुछ ऐसा हो रहा है कि एक्स फिर हाफ, हाफ का स्क्वायर एंड ये चल रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ये 1 है ना एक, अच्छा 1 भी होगा शायद ये, तो 1 प्लस कितना आ जाता है सम, कुछ ऐसा, मतलब सीरीज के अगर टर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा एक्स इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, तो कितना आ जाएगा 2x काइंड, मतलब 2z टाइप का। जो शुरू में जो अप्रोच मैं लगा रहा था ना, ये हम्म, होगा कि है ना, एक है कि पहली बार में ही वो आ गया, जैसे क्या है ना अ, पहली बार में क्या आ गया y बराबर 1 आ गया, या दूसरी बार में 1 आया, तीसरी बार में आया, ऐसे करके। तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिखे हम तो नंबर ऑफ फेलियर, वैसा अगर ब्रेक करते हैं ना तो कुछ ना इस तरह का आंसर आएगा, मैं कह रहा हूँ इस तरह का आंसर आएगा, यहाँ से भी करोगे तो यही बात है कि k इंटू जेड डी जेड 0 to 1, तो 1 के इसको पीडीएफ बनाना है तुम्हें, तो अगर इसको 1 कर दोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही बनेगा, बट कैसे है ना ये देखो, तो इस तरह से कुछ आएगा। यहाँ से कहीं ना कहीं z जो है ना x पे डिपेंड कर रहा है, और z x है अगर y 1 है, तो कहने का मतलब जो z होगा कहीं ना कहीं x के टर्म में ही कुछ आएगा, x टाइम समथिंग होगा, कहने का मतलब ये है। तो z विल बी x टाइम समथिंग, और x जो ले रहे हैं हम z की वैल्यू को ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आ जाएगा। तो एक्स ये इक्वल्स टू जेड ले रहे हैं अगर वाई वन है तो उस केस में, हाँ हाँ मतलब वाई अगर जब वन है तो एक्स को जेड ले रहे हैं तो उसको पीडीएफ में जेड ही रिप्लेस कर देगा। हाँ, लेकिन ये y को हटाना और पड़ेगा फिर ना आपको, हटाना ही तो पड़ेगा। वो तो बर्नौली हाफ निकालना भी हमने। हाँ, तो कैसे हटाएंगे, y बराबर 1 गिवन z हाफ, तो हाफ हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे भी सोच सकते हैं अगर आप एफ जेड ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ वाई गिवन जेड, वाई हम्म, बराबर 1, तो अगर ऐसा लिखेंगे ये x है, तो ये तो y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सीधा सीधा लिख दो प्रोबेबिलिटी y बराबर 1, एंड तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा, तो y हाफ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा। तो टू एक्स हो गया। तो इससे भी आ और सकता है, तो और ये और एक्स को जेड से रिप्लेस भी कर सकते हैं क्योंकि वो दिया हुआ है हाँ, तो ये कि जब क्वेश्चन में वाई कह रहा वन है, है तो एक्स जेड है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा हाँ।
फोर्थ तो ऑप्शन इस तरह से है। कुछ आ जाएगा ना, जो भी तरीका लगा रहे हैं इस तरह से कुछ मिल रहा है। शुरू में जो लॉजिक लगा रहा था कुछ ऐसा बनता, ठीक है ना, ये शुरू में जो सोच रहे थे कि तो ये समय सीरीज वाला समझ नहीं आया वैसे मेरे को, बट वो वाला समझ गया, बर्नौली वाला। ये है, तो यहीं से बाकी कर लो। ए इंटरसेक्शन बी जैसा है तो कर लो, हम्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी गिवन है, तो उसमें वाई जो है डायरेक्टली जेड पे, सर ये वाला कैसे हो रहा है वैसे सीरीज वाला? जेड और वाई अगर डिपेंड हटा दोगे तो काम हो जाएगा। जेड एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट करवा दे, लेकिन इंडिपेंडेंट तो है नहीं जेड वाई, क्योंकि वाई वन है तो जेड एक्स है, वाई वन नहीं है तो क्या है जेड, तो रिपीटेड ये करवा रहा है। दिया नहीं है फिर वो। वो रिपीटेड कुछ कह रहा है ना, तब तक जब तक कि हम्म, वाई वन ना आ जाए। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि जेड बराबर एक्स है जब वाई बराबर वन है, ऐसा। हम्म, अल्टीमेटली जेड की वैल्यू एक्स है, वाई वन है, और नहीं डायरेक्टली आ रहा है एक बार में तो रिपीटेशन के बाद आएगा, ये चीज़ है, तब भी वही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आपने यहाँ गए, यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा। ये मैं टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा था कुछ दूसरे तरीके से, मतलब कई तरीके से डेरिवेशन हो सकता है। वैसे मेनली इसमें ना कोड लाइन में दिक्कत है, उसी लाइन में रिपीटेड है क्या मीनिंग है उनका, कि तो वही अदरवाइज क्योंकि डिफाइन भी नहीं किया उसके पहले कि एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे हो रहा है। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल अ पेयर एक्स वाई विथ वाई बराबर वन। जब वाई बराबर वन आ गया काम हो गया, ये कहना ये चाह रहा है। जेड शुरू में अगर आ गया वाई बराबर वन तो जेड को एक्स रख दो, नहीं तो जब भी वाई बराबर वन आएगा तब वो, तब एक्स रखते हैं, हाँ, जेड बराबर x। एक्सपेरिमेंट रिपीटेड फॉर वही फिर बाद में एट लेंथ जेड बराबर एक्स ही है एट द एंड, समझ लो आप, तो ये है। हम्म, बट है ना, पहली बार में आया या रिपीट करके आए, ये चीज़ है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, बाकी करो अच्छा है आपका समय पीआईयू कर रहे हो, तो जो ऐसी जो फंस रहा है ना उसको कलेक्ट कर लो, तो थोड़े एक्सप्लोर करो ऑनलाइन में, देखो क्या कैसे हो सकता है, तो इस ये तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसा लॉजिक। है कि पीएचडी में भी पूछ सकता है, मतलब आगे भी जरूरत पड़ेगी जी। बेसिक नहीं है। हाँ और हाँ, पीएचडी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पीएसए में पहले पूछा है, फिर पीएचडी में पूछ लिया, और पीएचडी में 1-2 साल बाद, 3 साल बाद पीएसए में पूछा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास टाइम है ना 17 मिनट। तो कोई जैसे ज्वाइन नहीं किया अभी।